हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर और कंटेंट राइटर हूँ। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कर सकते हैं, दीक्षा नेगी 306, और फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स। एंड अभी यहाँ पे हाल ही में करंट अफेयर्स का कोर्स भी शुरू हो चुका है। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा। एंड एट द सेम टाइम आप इस ऐप में वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उसका जो भी मटेरियल है उसको पीडीएफ फॉर्म में जब मन चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 8 करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 है, टेलीकम्युनिकेशंस है, तो इसको हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। तो अगर आपको फिर भी लगेगा कि कोई चीज़ आपको पार्ट रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो देखिए इंफॉर्मेशन हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बेसिकली इसका एम क्या होता है, इसका एम है कि गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको प्रमोट करना है, सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करना है किसका, आईसीटी इंडस्ट्रीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट का हमें प्रमोट करना है। तो इन शॉर्ट डिजिटल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीडिया है, इंटरनेट है, तो इन सब को जो मेंटेन करता है, इसको प्रमोट करना, इसको इंडिया का, इसमें जो इंडिया का रोल है इन फील्ड ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, इसको एनहेंस करना, ये सारा जो काम है वो कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के शुरुआत होने के बाद जो रोल है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम इसकी विज़न की बात करें तो जो प्रोग्राम है इसके 3 विज़न हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है एंड गवर्नमेंट की जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज है उसको और ज़्यादा बेहतर करना है एंड एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स है उनको डिजिटली एम्पावर करना है, क्योंकि हमारे पे डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स रूरल एरियाज़ में लोग डिजिटली इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है, उस डिजिटल डिवाइड को हमें कम करना है। एंड इसमें 9 पिलर्स ग्रोथ इसका एजेंडा है। इसमें 9 पिलर्स है ग्रोथ के। 9 पिलर्स क्या है, ब्रॉडबैंड हाईवेज़, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। बेसिकली ये अलग अलग यहाँ पे 9 एरियाज़ बताए हुए हैं, जिन 9 एरियाज़ में हमें क्या करना है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करनी है। एंड प्रोग्राम जो है इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, मिनिस्ट्री करती है अलॉन्ग विद अदर मिनिस्ट्रीज़। तो बहुत अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इस स्कीम को, दैट इज़ डिजिटल इंडिया को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। इसके अगर हम बात करें तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये बेसिकली 2 एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स लीगल रिकग्निशन टू द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो भी आप डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उस डेटा को रिकग्नाइज इस एक्ट के अंदर किया गया है। एंड साथ ही साथ इस एक्ट में साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करी गई है। बोला गया है कि देयर शुड बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर कोई भी आपको साइबर रिलेटेड कोई भी कंप्लेन होती है तो उसके लिए ये ट्रिब्यूनल है जहाँ पे जो भी केसेस होंगे वो यहाँ पे फाइल किए जाएंगे। तो इसकी बात भी इस एक्ट के अंदर का बात करी गई है। इस एक्ट को 2008 में चेंज किया गया था, यानी कि थोड़ा सा अमेंड किया था। क्यों किया था, तो बेसिकली जो हमारा ओरिजिनल एक्ट था 2000 वाला, तो उसमें वर्ड यूज़ किया था डिजिटल सिग्नेचर। तो इस डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से चेंज करने के लिए इसमें अमेंडमेंट आई थी 2008 में। तो अब जो है यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर दूसरा जो एक्ट है वो है हमारा आधार टारगेटेड डिलीवरी फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज़ एंड
सब्सिडीज़ एंड अलग अलग ऐसी टारगेटेड स्कीम्स चलती हैं जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को एंड सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पहल स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करता है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो उस केस में हम जैसे आधार का यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट जब जो बेनिफिशरीज़ होते हैं, जो भी टारगेटेड बेनिफिशरीज़ होते हैं, उनको जब पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, डीबीटी करना होता है, तो वो आधार से लिंक्ड उनका अकाउंट नंबर होना चाहिए सो दैट जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी इजी हो। एंड दूसरी बात, जब आपको पता है जैसे राशन के सिस्टम में आपको पता है पीडीएस जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें काफ़ी डुप्लीकेशन होता था लोगों के पास, जो फेक राशन कार्ड्स होते थे, जो लोग थोड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास भी राशन कार्ड थे। तो बेसिकली वो जो लीकेजेस होता था उस लीकेजेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे आधार सिस्टम शुरू कर दिया कि जो लोग आधार से लिंक्ड होंगे केवल उन लोगों को ही राशन कार्ड दिया जाएगा एंड राशन कार्ड के थ्रू उनको ही राशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली ऐसे ही गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आधार को यूज़ किया जाता है सो दैट जो गवर्नमेंट है वो टारगेटेड बेनिफिशरीज तक पहुंच पाए। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे आधार का एंड इसको मेंटेन, इसको जो भी लुक आउट करता है वो ये एक्ट के थ्रू किया जाता है। डिजिटल आइडेंटिटी क्या है? अब देखिए आधार कार्ड जो है वो हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी है। इसमें देखिए 12 डिजिट नंबर होते हैं एंड इट इज़ अगर आप बात करें तो इट प्रोवाइड्स 12 डिजिट बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक बेस्ड आइडेंटिटी दैट इज़ यूनिक, क्योंकि वो यूनिक होती है, सबके नंबर अलग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि बायोमेट्रिक होता है इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं कि यूनिक है। देन इट इज़ लाइफ लॉन्ग, वो चेंज नहीं हो सकता है एंड ऑनलाइन बेस्ड वो होता है। अगर हम बात करें तो अभी तक का 116 करोड़ आधार नंबर्स गवर्नमेंट जनरेट कर चुकी हैं एंड इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जो हमने बात करी है, इनफैक्ट डिजिटल पेमेंट में भी आधार जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आधार के थ्रू बहुत सारी गवर्नमेंट ने पेमेंट सिस्टम शुरू किए हैं, वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। अब देखिए अभी हम बात करते हैं, अब आधार के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे पेमेंट सिस्टम शुरू किए हैं। आधार के बेस में पेमेंट होता है, कैसे होता है हम देखते हैं। पहले है आधार पेमेंट ब्रिज। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक पर्सन ए है, पर्सन बी है, तो अगर उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ये डायरेक्ट इसका क्या करेगा, इसके आधार नंबर पे पैसा सेंड कर देगा और उसके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पर्सन ए एंड पर्सन बी को दोनों को अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना पड़ेगा सो दैट नेक्स्ट टाइम जब ए बी को पैसे ट्रांसफ़र करता है या बी जब ए को पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो उनको बैंक अकाउंट की डिटेल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको केवल आधार नंबर चाहिए होगा एंड जैसे ही वो आधार नंबर डालेंगे तो अगर बी ने ए का डाला तो सीधा ए के अकाउंट में वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये आधार पेमेंट ब्रिज है। सेकेंड है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इस पे क्या होता है, इसमें आप इसके थ्रू बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड या तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली देखिए ये मशीन है, यहाँ पे क्या होता है कि आप बायोमेट्रिक जैसे आप करेंगे, अपने फिंगरप्रिंट देंगे तो वो सीधे क्या होगा, आपके आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है तो सीधे बायोमेट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके पास ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, जिसके पास भी ये मशीन दी जाएगी, वो जो भी रिस्पोंडेंट होगा वहाँ पे देखिए हर एक बैंक के अपने ऐसे अलग अलग बंदे होते हैं जिनको वो चूज़ करते हैं, जिनके थ्रू बेसिकली ये वाली जो सर्विसेज होती हैं ये गांव रूरल एरियाज़ में जहाँ पे भी एटीएम्स या बैंक की सर्विसेज इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पे वो किसी एक बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि उनके पास ये मशीन होती है एंड उस गाँव के जितने भी लोग होंगे अगर उनको कैश डिपॉजिट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर वो उस बंदे के पास जाएंगे, वो बंदा क्या करेगा, उनसे यहाँ पे इनका बायोमेट्रिक लेगा और फिर उसके बाद जब वो उनका वहाँ पे रिकग्निशन हो जाएगा डिटेल्स का तो फिर वो अपना पैसे वहाँ पे उनको जमा कर देंगे। एंड वैसे ही अगर उसको अपना पैसे विड्रॉ करना है अपने अकाउंट से तो वो इस मशीन में अपना बायोमेट्रिक करेगा और उसके बाद वो रिकग्नाइज होने के बाद जो भी वो रिस्पोंडेंट होगा, बैंक का जो भी एम्प्लॉय होगा, वो उसको पैसे दे देगा। तो इस तरह से आधार एनेबल सिस्टम वर्क करता है। देन आधार पे होता है, ये जो है ये आधार एनेबल सिस्टम का मर्चेंट वर्जन है, यानी कि आधार एनेबल सिस्टम जो है वो तो कस्टमर्स के लिए यूज़ होता है। वैसे जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स जो होते हैं वो बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू देखिए ये है, यहाँ पे कस्टमर्स आए
कस्टमर क्या करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे एंड डायरेक्ट उनके अकाउंट से पैसे कट के सीधा मर्चेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से आधार पे जो है, आधार पे वर्क करता है। फिर है पे टू आधार। पे टू आधार में क्या होता है कि आपको कुछ भी, आपको किसी का भी फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स कुछ भी ज़रूरी नहीं है। पर्सन टू पर्सन आप डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। केवल आपको सेकंड पर्सन जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका आधार नंबर पता होना चाहिए और उसका आधार जो नंबर है वो बैंक से लिंक्ड होना चाहिए। तो आप केवल बैंक टू बैंक नहीं, सीधे आप अगर आप आधार नंबर ही डालेंगे तो वो सीधे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये आधार नंबर टू आधार नंबर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पे टू आधार। फिर हमें आधार के थ्रू और भी सारी एक्सेप्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर पीडीएस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पीडीएस एग्जीक्यूट कर रहा है। पीडीएस के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली सर्विसेज है। इसमें जैसे राशन कार्ड दिया जाता है, तो पहले मैंने आपको बताया था डुप्लीकेशन होता था, लोगों के पास 2-2 आधार कार्ड होते थे या लोगों के पास फेक राशन कार्ड्स होते थे। तो वो फेक राशन कार्ड सिस्टम को उसको डुप्लीकेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इसको क्या किया, आधार से टारगेट कर दिया कि अब आधार ऑथेंटिकेशन होगा, जिसके पास भी आधार लिंक्ड होगा, जिनका भी उनको ही राशन कार्ड इशू किया जाएगा और उन्हीं को ही केवल जब वो लोग राशन शॉप में जाएंगे तो उनको वहाँ पे बायोमेट्रिक के थ्रू जब उनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा उसके बाद उनको राशन दिया जाएगा। पहल उज्ज्वला स्कीम में भी यही हुआ। LPG सब्सिडी जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाती थी और उसके लिए उनको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक्ड करना पड़ता था। KYC में भी देखिए, KYC सिस्टम जो है, जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो वहाँ पे एज अ KYC आप अपना आधार एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी जब आपको वेरिफिकेशन चाहिए होता है तो वेरिफिकेशन में आप अपने आधार नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो आधार है वो हमारा एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर जगह अगर आप आधार का यूज़ करते हैं तो इट हैज़ बिकम एन आइडेंटिटी फॉर अस। अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो डिजिटल इंडिया में अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी इनिशिएटिव शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ने इसके अंदर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ई क्रांति है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एडॉप्शन किया हुआ है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने यह ईमेल पॉलिसी शुरू करी है। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे नए पॉलिसी इनिशिएटिव शुरू किए हैं। मेजर स्कीम्स की बात करते हैं जैसे ई डिस्ट्रिक्ट्स है, कॉमन सर्विस सेंटर्स है, साइड एरिया नेटवर्क्स है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में कि ये क्या है। देन वी हैव पॉलिसी ऑन एडॉप्शन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये जो पॉलिसी है ये क्या करती है, ये एनकरेज करती है फॉर फॉर्मल एडॉप्शन एंड यूज़ ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इजीली एडॉप्शन हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, उसके लिए ये पॉलिसी गाइडेंस है। Then policy on collaborative application development by opening the source code of government application। ठीक है, ये पॉलिसी है, इसका एम क्या है, टू इंक्रीज द पेस ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ई गवर्नेंस के लिए जो भी हमारी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है उसका जो पेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो, एंड एट द सेम टाइम जो भी एप्लीकेशंस हमारी बन रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज ई गवर्नेंस सर्विसेज, तो वो जो एप्लीकेशंस हैं वो हाई क्वालिटी के एप्लीकेशंस होनी चाहिए, ये इसको एनकरेज करता है। देन IT रिसोर्सेज के लिए भी हमारी एक पॉलिसी है। ये जो पॉलिसी है ये क्या, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर एक्सेस टू एंड यूसेज ऑफ गवर्नमेंट IT रिसोर्सेज। ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी IT रिसोर्सेज है उसका यूसेज प्रॉपर हो और उसका मिसयूज़ ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये पॉलिसी इनिशिएटिव है। फिर ईमेल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ईमेल सर्विसेज होती हैं उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ प्रॉपर वे में यूज़ करें, उसका भी कोई मिसयूज़ ना हो एंड वो सिक्योर्ड वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल सर्विसेज जो हो वो सिक्योर्ड वे में हमेशा ट्रांसफ़र हो। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ ईमेल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने शुरू करी है, ई मेल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन पॉलिसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस क्या है, द पॉलिसी ऑन ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस फॉर गवर्नमेंट्स अप्रोच ऑन द यूज़ ऑफ ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है,
सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का इंटर ऑपरेबिलिटी को प्रमोट करती है। बहुत सारी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के यहाँ पे क्या है, रोल को इंक्रीज़ करता है, उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर को उनको जो इंटर ऑपरेबिलिटी उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशन में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसकी इंटर ऑपरेबिलिटी हो, उसके लिए बेसिकली ये पॉलिसी है। देन वी हैव ई गवर्नेंस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, स्किलिंग करने के लिए एंड कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करने के लिए इन फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस ये फ्रेमवर्क शुरू हुआ है। ऐसे ही हमारा एक पोर्टल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, बेसिकली वन टॉप सोल्यूशन है किस चीज़ के लिए, टू इम्प्लीमेंट एंड टू एंड डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो जो भी बेनिफिशियरीज है, जो भी स्कॉलर्स हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए, उनको स्कॉलरशिप डिसबर्स करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया है। देन फिर अगर आप बात करेंगे मोबाइल सेवा ऐप जो है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सर्विस की डिलीवरी इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ या डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो भी सर्विसेज है उस सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना है, सो दैट यहाँ से एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ही सारे मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट की सर्विसेज को ईजिली लोगों तक अवेलेबल कर सकें। इसके लिए मोबाइल सेवा की शुरुआत की गई है। देन वी हैव विकासपीडिया में आपको हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एट्सेट्रा रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी इन मोर देन 15 लैंग्वेजेस, ठीक है। अब mygovernment.in जो है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है एंड ये वेबसाइट जो है ये गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट का जो गुड गवर्नेंस गोल है इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट क्रिएट करी है। देन रैपिड असेसमेंट सिस्टम जो है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की जो भी ई सर्विसेज है वो गवर्नमेंट की ई सर्विसेज से रिलेटेड आपको जो भी फीडबैक देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट के डिफरेंट सर्विसेज जो गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है वो उस पर क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं, इससे रिलेटेड जो भी फीडबैक देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ई संपर्क। तो ई संपर्क क्या है, डेटाबेस इज डेवलप्ड टू सेंड मैसेजेस, ईमेल्स टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड दिस डेटाबेस हैज़ 1.90 crore email addresses and over 82 crore mobile numbers and the count of mailers is about 301 crore for 563 कैंपेन्स। तो बेसिकली ये जो भी डेटा है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक डेटाबेस है जिसको डेवलप किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको ईमेल्स और मैसेजेस सेंड करने के लिए ये एक डेटाबेस बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ई संपर्क। देन ई ताल है, ई ताल जो है ये एक वेब पोर्टल है, इसके थ्रू हमारे जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत सारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स चलते हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑनलाइन कितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ई ताल वेब पोर्टल पे। देन आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी है बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज़ में, जहाँ पे भी उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अटेंडेंस कैसे ली जाती है, बायोमेट्रिक से ली जाती है, दैट इज़ आधार एनेबल्ड, ठीक है। आधार से एनेबल्ड होता है बायोमेट्रिक सिस्टम। ई पेमेंट फ्रेमवर्क है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में जितने भी रिसीट्स हैं या पेमेंट्स वो किए जाते हैं। एंड ई डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर ई क्रांति के अंदर इसको शुरू करा गया है। एंड इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है, या तो फिर डेजिग्नेटेड एजेंसीज जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका एम क्या है, इसका एम है इट एम्स एट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ आइडेंटिफाइड हाई वॉल्यूम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो बेसिकली सिटीजन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है उसको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रोवाइड करना इसका मेन एजेंडा है। कॉमन सर्विस सेंटर्स है, तो देखिए गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आईसीटी एनेबल्ड कॉमन सर्विस सेंटर्स की शुरुआत करी गई है। यहाँ पे सिटीजन्स को डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। एंड नई सर्विसेज भी इसमें शुरू हुई है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना। एंड इसकी वजह से अगर हम यहाँ बात करें तो डिजिटल साक्षरता
अभियान जिसको हम दिशा बोलते हैं, ये भी इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। ये क्या, इसका जो दिशा जो है इसका मेन एम है डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना। तो आईसी जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके थ्रू दिशा स्कीम का क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। और दिशा स्कीम का जो मेन एम है वो है डिजिटल लिटरेसी। एंड इसके थ्रू जो सिटीज़न हैं उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और उनको डिजिटली लिटरेट करना है। जीआई क्लाउड, तो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी शुरू होने के बाद गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने का सोचा और एक नया वर्ड इसको लेके कॉइन किया है जिसको बोलते हैं मेघराज। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने जीआई क्लाउड को, इन रिस्पेक्ट ऑफ जीआई क्लाउड, एक नई इनिशिएटिव शुरू करी है जिसका नाम है मेघराज। एंड सेकंड है, देखेंगे नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये जीआईएस बेस्ड सर्विसेज है टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको जीआईएस बेस्ड सर्विसेज देने का जो काम है वो बेसिकली ये कर रहा है नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स। डिजिटल ट्रांजैक्शन, प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखेंगे। तो देखिए, जब हमें पता चला कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ साथ गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कैश बेस्ड इकोनॉमी है। एंड इस वजह से इंपॉर्टेंस रियलाइज़ हुई कि हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, डिजिटल इकोनॉमी करना है। तो फिर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का प्रमोशन हमने शुरू किया एंड दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम का ही एक्सटेंशन माना जाता है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। डिजिटल पेमेंट्स क्या होता है, बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स आपको लो कॉस्ट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, इंटरनेट का इसमें यूज़ होता है। एंड वैसे ही गवर्नमेंट ने डीजी शाला यूज़ किया। डीजी शाला बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में सिटीजन्स को अवेयर करना है, ठीक है, प्रमोट करना है, इसीलिए डीजी शाला का यूज़ किया, ठीक है। एंड डीजी शाला 2016 में गवर्नमेंट ने शुरू किया। क्यों किया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है। अवेयरनेस किस बारे में, अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। भीम ऐप को 2016 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था। बेसिकली भीम ऐप क्यों किया था, सो दैट लोग जो हैं वो फ़ोन से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकें इन एक्सेप्ट आप विदाउट जो अकाउंट है, अकाउंट के डिटेल्स के बिना। जैसे पहले क्या होता था, हम ऑनलाइन जाके फिर पूरे अकाउंट की डिटेल्स के साथ पैसे ट्रांसफ़र करते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती थी। तो इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ईजी करने के लिए भीम ऐप की शुरुआत करी गई, जिसमें एक नंबर से दूसरे नंबर में आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो मर्चेंट, ये तो देखिए कस्टमर बेस था, ये नॉर्मल सिटीजन्स के लिए था। वैसे ही मर्चेंट्स के लिए भी एक ऐसा ऐप हो, ये इसका रियलाइजेशन हुआ, तो उसके लिए भीम आधार की शुरुआत करी गई 2017 में। डीजी धन मिशन क्या है, डीजी धन मिशन का मेन एम था कि हमें डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम को प्रमोट करना है। सो यहाँ पर डीजी धन की शुरुआत हुई। फिर है नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी। ये जो नेशनल पॉलिसी है ये 2013 में गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। बेसिकली जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनको आईसीटी या इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्सेस करने में। तो किस तरह से वो बैरियर जो है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकें, उसको लेके ये पॉलिसी है। एंड इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग इनिशिएटिव्स निकाले हैं, यूज़ किए हैं एंड अलग अलग स्कीम्स यूज़ करी है, सो दैट वी कैन ब्रेक दोज बैरियर्स जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को पहले प्रॉब्लम करते थे इन यूजिंग और इन एक्सेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या आईसीटी बेस्ड सर्विसेज। ई प्रमाण क्या है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का ही ये कंसेप्ट है। एंड ये जो है यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज इसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अगर हम देखें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ई प्रमाण का, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करना है टू इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट्स इन अ सिक्योर मैनर। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप प्रोवाइड तो कर दोगे, लेकिन वो सिक्योर्ड भी होना चाहिए, सो दैट जो लोगों का ट्रस्ट है ऑनलाइन एनवायरनमेंट वो बना रहे। तो ये है हमारा ई प्रमाण। तो आपको याद रखना है कि ई प्रमाण बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट की सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करना है टू द रेसिपिएंट, इंटेंडेड रेसिपिएंट को, एंड एट द सेम टाइम वो जो भी हमारा डिलीवरी सिस्टम होगा वो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। और इसको किसने कंसेप्चुलाइज्ड किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ऑनलाइन ई साइन, तो बेसिकली ऑनलाइन क्या, ई साइन क्या है, ये ऑनलाइन बेस्ड हस्ताक्षर है, ऑनलाइन बेस्ड सिग्नेचर है, जिसको आप कोई भी वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। देन ई संगम क्या है, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे ने इसकी शुरुआत की है। तो बेसिकली इट इज़ अ नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे है, ठीक है। एंड इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको सीडैक मुंबई इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इट इज़ बेसिकली अ मिडिलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मिडिलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि अलग अलग एरियाज़ में हेट्रोजीनियस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो अलग अलग जोग्राफिकली अलग अलग एरियाज़ में लोकेटेड हैं, मे बी एक मुंबई में, एक दिल्ली में, एक कानपुर में, लुधियाने में, तो ऐसे अलग अलग एरियाज़ में जो भी अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक जगह गैदर होती है। फिर यहाँ से जो इंटेंडेड आगे जिसके पास जानी है, यहाँ से प्रोसेस होके वो इन अ सिक्योर्ड मैनर आगे प्रोवाइड हो जाती है। तो इस वे में जो डेटा है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एंड इंटरऑपरेबिलिटी भी यहाँ पे मेंटेन होती है। सो इट इज़ मोर सिक्योर एंड अ मिडिल वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय सीडैक मुंबई। नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत 2010 में करी गई थी। बेसिकली इसका मेन एम ये था कि इंडिया के जितने भी टॉप हायर एजुकेशन सिस्टम से लाइक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, एंड साथ में जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको जो हमें हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन से, हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमें हाई स्पीड डेटा से कनेक्ट करना है, ये इसका मेन एम है, आपको इतना ही याद रखना है। एंड ये जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, आप कहीं देखेंगे तो ये डिजिटल इंडिया को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की जो ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसका ये एक बैकबोन है। उमंग क्या है, उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको 2017 में डेवलप किया था, लॉन्च भी किया था। बेसिकली ये एक सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब आपको यहाँ पे इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी। इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको आधार, डिजी लॉकर, पे गवर्नमेंट, रैपिड असेसमेंट सिस्टम, ये सब एक सिंगल ऐप में आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं उतनी चीज़ आपको बता रही हूँ जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा डेटा भी है जो आप पीसफुली जब चाहे अपने PDF फॉर्म में पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ डेटा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स में, मैं आपको यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही रिवाइज़ करवा रही हूँ। डिजिटल लॉकर बेसिकली क्या है, ये एक गवर्नमेंट का आइडिया था। आइडिया ये था कि गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हार्ड कॉपी में होते हैं, उनके पास उन डॉक्यूमेंट्स को भी पेपरलेस हमें करना चाहिए। तो उसके लिए एक नई आइडिया आया, वो आया डिजिटल लॉकर, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिटीजन्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सिटीजन इन ए डिजिटल फॉर्मेट उसको सबमिट कर सकता है। एंड उसके बाद यहीं पे आपको जो भी सपोज फॉर एग्जांपल अगर कहीं आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट यहीं से ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे, आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन एम है डिजिटल लॉकर का। देन वी है प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट है एंड इसको 2015 में लॉन्च किया था। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है जिसके थ्रू इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो चीफ सेक्रेटरीज़ होते हैं वो हर मंथ के 4th वेडनेसडे को मिलते हैं एंड किससे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के साथ। एंड इट इज़ वन ऑफ द वे, अब जैसे आप फेडरल सिस्टम की बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में, वहाँ पे आप प्रगति स्कीम का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे इसके थ्रू सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होती है एंड जिसके थ्रू देखिए हर एक स्टेट के लोकल लेवल में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ग्रीवेंसेस हैं और उनका क्या सल्यूशन होना चाहिए, ये इसके थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। देन DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसके थ्रू बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट ने DBT शुरुआत करी है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करता है कि अगर कोई भी स्कीम के अंदर सब्सिडी प्रोवाइड करनी होती है तो डायरेक्ट जो भी रेसिपिएंट होते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंड उनका जो भी अकाउंट है वो आधार से सीड होना चाहिए, यानी आधार से लिंक्ड होना चाहिए। एंड इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है इसको कौन देख रहा है, इसको DBT मिशन
मिशन इसको हेड करता है। एंड अंडर डीबीटी मिशन, डीबीटी सेल जो होते हैं हर एक मिनिस्ट्री में बनाए गए हैं। अब बेसिकली डीबीटी क्या है, इट इज़ स्कीम हेडेड बाय डीबीटी मिशन, ठीक है। अब डीबीटी मिशन के अंदर भी हर एक मिनिस्ट्री के अंदर कंपलसरी डीबीटी सेल्स बनाए हुए हैं। एंड इसके अंदर ये डीबीटी ट्रांसफ़र, बेसिकली पैसे जो भी ट्रांसफ़र करने होते हैं, हर एक मिनिस्ट्री की अगर अपनी अपनी स्कीम्स हैं, उन स्कीम के अंदर कोई भी अगर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, तो वो काम उनके उस मिनिस्ट्री का डीबीटी सेल करेगा अंडर डीबीटी मिशन। ई वे बिल क्या है, जीएसटी जो रूल्स हैं, जीएसटी रूल्स में ई वे बिल की बात करी गई है। तो बेसिकली जब कोई भी ट्रेडर्स कहीं से सामान लेके आता है इन बल्क एंड पर्टिकुलर किलोमीटर के बियॉन्ड, जब वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके लिए उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। एंड अगर वो नहीं करेगा तो उसको उस चीज़ का फ़ाइन लगता है। तो बेसिकली टैक्सेशन इवेड ना हो, टैक्सेशन लोग फॉलो करें, प्रॉपर टैक्स पे करें, टैक्स को इवेड ना करें। तो इस वजह से ये ई वे बिल की शुरुआत करी गई है। एंड एट द सेम टाइम ई वे बिल के थ्रू जो मूवमेंट है गुड्स का, वो और ज़्यादा सिक्योर्ड हो गया है। साइबर सिक्योरिटी देखिए, जैसे जैसे हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका यूज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ, उसी तरह से हमारी साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हमें समझ में आया कि किस तरह से जो साइबर है, साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले। सो विद द इंक्रीज ऑफ इंटरनेट एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की शुरुआत करी 2013 में। एंड बेसिकली इसके अंदर बात करी गई है कि किस तरह से हमें अपने सिटीजन्स के, बिजनेस या गवर्नमेंट के साइबर स्पेस को क्या करना है, सिक्योर करना है। इस पॉलिसी में इस चीज़ की डिटेल में बात करी गई है। तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है, बेसिकली इंडिया में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है वो ये करता है। एंड एट द सेम टाइम कोई भी साइबर अटैक होता है तो वो साइबर अटैक से को प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो साइबर अटैक जो भी होता है तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, या कभी भी कोई साइबर अटैक होने से पहले एंटिसिपेट करना या उसके लिए प्रिपेयर करना, ये काम कौन करता है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल किसी भी एजेंसी में साइबर अटैक होता है तो वो कौन एंटिसिपेट करके बताता है कि ऐसा हुआ है, वो करता है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। एंड दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन सिक्योरिंग साइबर स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी भी ये स्ट्रेंथन करता है। देन स्वच्छता, साइबर स्वच्छता केंद्र है बेसिकली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है, जिसको हम सर्टेन बोलते हैं, उसने इसकी शुरुआत करी है। साइबर स्वच्छता केंद्र, दैट इज़ बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे मैलवेयर आते हैं, ठीक है, बहुत सारी हैकिंग हो जाती है, बहुत सारे बॉटनेट्स आते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए उसको क्लीन करने के लिए सर्टेन इसकी शुरुआत करी है, इसलिए इसका नाम बोला गया है साइबर स्वच्छता केंद्र। तो ये क्या करता है, कोई भी मैलिशियस मैलवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और फ्री टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये फ्री टूल्स यूज़ करके आप ये जो भी मैलिशियस प्रोग्राम्स है इसको क्लीन कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIAI। तो बेसिकली UIDAI जो है, इसको 2009 में शुरुआत इसकी करी गई थी। पहले ये प्लानिंग कमीशन के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस था, लेकिन अब ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर ये अब एक अटैच्ड ऑफिस है। इसका मेन एम क्या है, एम ये है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो नागरिक हैं, उनको एक यूनिक आइडेंटिटी देनी है, जो कि क्या होगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, तो ऑथेंटिकेट एनीवेयर एनी टाइम, जिसका यूज़ करके आप अपनी ऑथेंटिसिटी कभी भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इस वजह से हमने आधार को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 48 सब क्लॉज 1 IT एक्ट 2000 के अंदर बात करी गई है। किसकी, साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करी है, जिसको 2006 में इस्टेब्लिश किया था। तो बेसिकली इस एक्ट में ये बात करी गई है कि जब भी कोई भी पर्सन
अगर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के किसी भी ऑर्डर से अगर वो संतुष्ट नहीं होता है अंडर आईटी एक्ट, अगर कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कुछ भी ऐसा ऑर्डर देती है जिस ऑर्डर से एक बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो पर्सन हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है। वो हायर अथॉरिटी होती है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जस्ट लाइक जैसे आप हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उसी तरह से जब कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑर्डर से कोई अग्रीव पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वह हायर अथॉरिटी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। एंड ये क्या है? इट इज़ अ प्राइम बिल्डर ऑफ ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस एप्लीकेशन अप टू द ग्रास रूट लेवल। तो नेशनल से लेके नेक्स्ट टू द ग्रास रूट लेवल जो प्राइम बिल्डर है किसका? ई गवर्नेंस का, यानी कि गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को इतना ज़्यादा जो बिल्ड करता है वो कौन कर रहा है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अपने आईसीटी नेटवर्क के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं NICNET, तो इसके थ्रू जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्रीज़ के जितने भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको 36 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट गवर्नमेंट से उसने लिंक किया है। एंड एट द सेम टाइम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है 650+ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके थ्रू एक नेटवर्क से कनेक्ट किया है, आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑल्सो प्रमोटिंग ई गवर्नेंस। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो है, इसको 1991 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ये ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो होते हैं उसको हमें प्रमोट करना है। देन मीडिया लैब एशिया है, ये भी मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की थी। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एंड इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आईसीटी बेस्ड जो भी बेनिफिट्स हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं उनको कॉमन मैन तक का हमें प्रोवाइड करना है। देन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्या है, जिसको हम सर्टेन बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री की फंक्शनल यूनिट है जिसको सेक्शन 70B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर डेजिग्नेट किया गया था एज नेशनल एजेंसी to perform the following functions. So basically it is a national agency in related to cyber security. तो cyber security से related हमारी जो main agency है वो कौन है? वो CERT-IN है। एंड इसकी बात कहाँ पे करी गई है? सेक्शन 70B इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? कलेक्शन, एनालिसिस, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट अगर हमारी कंट्री में होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी होगी वो सर्टेन करता है। देन कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होंगे अगर होते हैं तो उसके बारे में फोरकास्ट या अलर्ट भी यही करता है। इमरजेंसी मेजर्स क्या लेने हैं उस इंसिडेंट के टाइम में, कि किस तरह से हम अपने साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को हैंडल करेंगे, उस समय क्या मेजर्स लेने हैं, इमरजेंसी मेजर्स वो भी बताता है। देन इट कोऑर्डिनेट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्टिविटीज़, इशूज़, गाइडलाइंस, एडवाइजरीज, वनरेबिलिटीज़ एंड इट ऑल्सो इशूज़ वाइट पेपर्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब साइबर इंसिडेंट्स होते हैं या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये अलग अलग पेपर इशूज़ करता है, जिस पेपर में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम अपनी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको प्रमोट कर सकते हैं। देन CDAC बेसिकली क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये एक हमारा प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है, R&D ऑर्गेनाइजेशन इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे इंडिया में एट द नेशनल लेवल जो हाईएस्ट अगर हम R&D ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको हम CDAC भी बोलते हैं।
ये हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है एंड इट हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। तो इंडिया में जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ है, जो भी कॉन्स्टेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उस पर जो मेन हाथ जो है हमारे इंडिया में, मेन जो सपोर्ट है वो किसका है, सीडैक का है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत जल्दी में चैप्टर कंप्लीट किया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए जो भी की पॉइंट्स, जो भी हाईलाइट थे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।